हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एस्ट्रोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है द अर्थ। पृथ्वी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि दोस्तों, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूं। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, टीजीटी से लेकर के ग्रुप डी तक की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं और एक बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपसे अनुरोध है कि ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मेरा जो टॉपिक है मित्र, वो है द अर्थ। अर्थ के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा सबसे पहले कि जो आज के समय में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछने का आयोग का तरीका है, ये बोर्ड या आयोग है, उनका पूछने का तरीका वो किस तरीके का है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ इस समय बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें आपको बताऊंगा ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का, ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत बारीकी से देख लेते हैं, अच्छी तरह देख लेंगे बगैर स्किप किए। आपसे अनुरोध है कि प्लीज स्किप मत किया करिए, क्योंकि स्किप करने से बहुत से टॉपिक होते हैं, वहां से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप जल्दी जल्दी पढ़ कोशिश करते हैं, वहां से क्या होता है कि जो हम बताना चाहते हैं, वो जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, फिर आपको वीडियो बोरिंग लगने लगती है और आप छोड़ के चले जाते हैं। अतः ये गलती मत करिएगा। आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले वीडियो को पूरी देखिए, चाहे उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरी देखिए। पूरी देखने के बाद उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एग्जाम टाइम में एक या दो बार रिवीजन कर लीजिए। और मैं जो पढ़ाता हूं आपको फिर भी बता रहा हूं, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूं, कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर की आप वीडियो जरूर देखें। मैं सप्ते वाली और मंथली वाली करंट अफेयर डालता हूं, पर डे वाली नहीं डालता हूं। मैं सप्ते वाली और मंथली वाली करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और सबका अध्ययन करें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी नीला ग्रह है, ये भी आप जानते हैं। ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। त्रिज्या की बात की जाए मित्र, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से इसकी जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर है। हम जो अधिकांश जो खुदाई करते हैं, जैसे हमें खदान खोदना है, कोयला खोद निकालना है, तो कोयले संबंधी खोजने के लिए हमें 4 से 5 किलोमीटर की गहराई में कोयला खनन कार्य करना पड़ेगा। खनन कार्य कर लेते हैं तो इतने किलोमीटर तक की जानकारी प्राप्त होती है। अगर तेल का हम जैसे ऑयल निकालते हैं तो लगभग 12 से लेकर के 15 किलोमीटर तक में तेल के कुएं खोदेंगे। इससे अधिक जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं, वो इस पर अपना शोध कार्य करते हैं। शोध कार्य किसके आधार पर किया जाता है? उसके लिए दो प्रकार है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो इसमें जो इनडायरेक्ट वाला है, जैसे अप्रत्यक्ष कारण सबसे पहले देखें हम। अप्रत्यक्ष साधन में देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें मोस्टली तापमान है। तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसका जो दाब है, प्रेशर है, इसके आधार पर पता लगाया जा सकता है। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, इसके आधार पर इसका पता लगाया जा सकता है। तो जो अप्रत्यक्ष साधन है
उसके आधार पर देखा है, ताप, दाब और घनत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूगर्भविद जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने इसके बारे में इस तरीके से बताया। इसके बारे में किस तरीके से बताया वो आपको बताता हूं। अब देखिए, आप प्रत्यक्ष कारण में देखेंगे, अब प्रत्यक्ष कारण कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन से हैं जिससे पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। प्रत्यक्ष साधनों को प्राकृतिक साधन भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनो के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है, पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है। इसके बाद देखेंगे जो भूकंप होता है, भूकंप मींस जो अर्थक्वेक होता है, क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी में अंदर क्या क्या चीज है, क्योंकि अर्थक्वेक में मैं आगे बताऊंगा भूकंप वाले चैप्टर में कि अर्थक्वेक में 3 प्रकार की जो तरंगें होती है, वेव्स होती हैं, वो निकलती हैं। इसे प्राथमिक तरंगें, सेकेंडरी तरंगें और धरातली तरंगें कहा जाता है, पीएसएल कहा जाता है उनको। उनके आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बहुत आराम से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो अगला है वो उल्का पिंड है। उल्का पिंड के आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका भूगर्भ है वो किस प्रकार का है, कैसा है। तो आइए हम सबका मिलकर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे डेंसिटी के आधार पर, अप्रत्यक्ष साधन हम बताएंगे डेंसिटी के आधार पर पृथ्वी का भूगर्भ किस तरीके का है, पृथ्वी का भूगर्भ किस तरीके का है। तो यहां पर मैं मित्र ये फिगर है, इसको मैं इस टाइप से प्रयोग करूंगा, जैसे ये वाला मैं इतना निकाल करके इसका प्रयोग करूंगा, ठीक है। आप समझ जाना, मैं इसका इतना पार्ट निकाल ले रहा हूं और यहां इसको हटा करके इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ये पृथ्वी को आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है और बांटा इसी के आधार पर गया है, बांटा इन्हीं के आधार पर गया है 3 संरचना में। सबसे पहला पार्ट है इसका, ये इसे क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट परत। दूसरे को मेंटल कहा जाता है, और तीसरा वाला है आप उसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। अब मैंने बताया आपको इसकी आंतरिक भूगर्भ संरचना के बारे में डेंसिटी के आधार पर बताऊंगा, घनत्व के आधार पर बताऊंगा, घनत्व के आधार पर बताऊंगा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का ये एक एवरेज डेंसिटी क्या होता है, पृथ्वी का एक औसत घनत्व क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा गया है, और वनडे एग्जाम जैसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी जैसे एग्जाम, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो आप औसत घनत्व में हमेशा आप बताएंगे 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। इस क्यू को याद रखेंगे आप, इस क्यू को अवश्य याद रखेंगे। जिस तरीके से अपने प्रेमी का आज का युवा डिजिट याद रखता है, फोन नंबर याद रखता है, उसी तरीके से आप इस क्यू को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्यू के स्थान पर वो वर्ग लगा देता है और आपका क्वेश्चन जानते हुए गलत हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है, जब पूछा जाता है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो आप 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू आप बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाला भाग है, पृथ्वी का ये क्रस्ट वाला भाग है, अगर क्रस्ट का भाग पूछा जाता है कि क्रस्ट का जो डेंसिटी कितना है, क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो क्रस्ट का घनत्व 2.5 ग्राम क्यू से लेकर के सेंटीमीटर क्यू तक होता है। 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू से लेकर के 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यू तक होता है। अगर आपसे मेंटल का पूछा जाता है कि मेंटल का कितना है, तो आप मेंटल का आज के बाद बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि मेंटल का कितना है।
मेंटल का जो डेंसिटी है मित्र वो 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इस मेंटल का डेंसिटी है। और कोर का अगर डेंसिटी पूछा जाता है, अगर कोर का डेंसिटी पूछा जाता है तो इसका बता सकते हैं 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये मित्र पूछे जाते हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं फालतू बता रहा हूं, ये मित्र पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ याद रखना है। अब ये तो मैंने बताया इसके आधार पर, इसकी कैसे कैसे क्या इंपोर्टेंस है। देखिए जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। पहला फैक्ट क्या निकल रहा है आपसे, पहला फैक्ट आपका यह निकल रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, आप नहीं ना मैं, मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जाने पर जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। आप यूपीएससी ऐसे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे जाने का प्रबल संभावना रहती है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी की कंडीशन क्या होती है, तो आप बताएंगे निरंतर बढ़ता जाता है। आप लिख सकते हैं डेंसिटी निरंतर बढ़ता जाता है, घनत्व निरंतर बढ़ता जाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखें, घनत्व क्या होता है, निरंतर बढ़ता जाता है। यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, तापमान के आधार पर, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर पृथ्वी के अंदर देखते हैं कि टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर किस तरीके का है, कम है या नहीं, इसके आधार पर देखते हैं। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें और नोट करते जाएं। आपने इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 32 किलोमीटर जाने पर, पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा इससे पूर्वी क्लासों में कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन आप ये सोचें कि यह वृद्धि क्रमशः 32 किलोमीटर पर चेंज होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वृद्धि तो होती है, लेकिन उसकी जो गति है तापमान की, उसमें कमी आ जाती है। जैसे 32 किलोमीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड की डिग्री में वृद्धि हो जाती है टेम्परेचर में, लेकिन जैसे ही 32 से आगे 100 किलोमीटर तक जाएंगे, वहां पर कंडीशन क्या होगी, 100 किलोमीटर तक मात्र आपका 2 सेंटीग्रेड में वृद्धि होगी। लेकिन फिर उसके बाद 300 किलोमीटर और अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर में 1.5 सेंटीग्रेड की केवल वृद्धि होगी। मतलब टेम्परेचर वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसकी जो गति है, मोशन है, उसमें कमी आ रही है। और एक कंडीशन ऐसी आती है, कि जो इसका जो क्रस्ट कोर वाला भाग है, ये सेंटर पॉइंट है, कोर है, यहां का जो तापमान है, यहां का तापमान पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के कोर का तापमान कितना है। तो आज के बाद बहुत आराम से बता ले जाएंगे, आप याद रखिए 6000 सेंटीग्रेड है। कितना, 6000 सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के कोर का तापमान कितना है, 6000 सेंटीग्रेड है। और 6000 सेंटीग्रेड में आप सोचते होंगे कि हर वस्तु पूर्णतः लिक्विड अवस्था में, एक तरल अवस्था में बदल जाती है। लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर यह कोर है, 6000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये कोर भाग तरल अवस्था में नहीं बदलता, ये ठोस अवस्था में ही है। ऐसा क्यों है, वो दाब के कारण है। किस कारण है, दाब के कारण है। क्योंकि दाब के कारण इसका जो जिससे ये कोर बना हुआ है वो फैल नहीं पाता है, चट्टानें उसे रोक लेती हैं और ये ठोस अवस्था में ही बना रहता है। कैसा बना रहता है, ठोस अवस्था में ही बना रहता है। तो मित्र, जैसे इसमें आपको बताना चाहता हूं, 32 किलोमीटर तक जाने में 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मित्र आपका यह है कि 100 किलोमीटर तक जाने में
2 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन आप याद रखिएगा 300 किलोमीटर जाने में, पृथ्वी के अंदर 300 किलोमीटर जाने में टेम्परेचर में मात्र 1.5 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। मतलब उसकी गति में कमी आई जाती है, कमी पाई जाती है। और इसके जो सेंटर बिंदु का तापमान है वो 6000 सेंटीग्रेड होता है। कल मित्र मैंने आपको जो बताया था, ये बताया था कि जो आपका सूर्य है, सन है, सन का स्ट्रक्चर बताया था, उसका जो बाहरी भाग है जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। उसका तापमान और पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग बराबर है, 6000 सेंटीग्रेड उसका भी है, फोटोस्फीयर का, सूर्य का, और इसके कोर का तापमान 6000 सेंटीग्रेड है। आप इस तरीके से दोनों का एक साथ याद रख सकते हैं, दोनों का तापमान कितना है? 6000 सेंटीग्रेड है। ये मित्र पूछे गए क्वेश्चन है, आप इसको बखूबी याद रखिए। अब देखिए, ये अब मैं बताता हूं, ये हमने टेम्परेचर के आधार पर बताया था, तापमान के आधार पर बताया। अब मैं बताता हूं, देखिए दाब के आधार पर। किसके आधार पर? दाब के आधार पर। तो आपका ये तापमान हो गया, डेंसिटी हो गया। अब देखिए दाब। दाब की कंडीशन मित्र क्या होती है? जैसे पृथ्वी है, ये दाब में कंडीशन ये होती है, ये इसका ऊपरी भाग क्रस्ट होता है, ये अंदर की तरह इस तरह दाब डालता है, क्या बनाता है? प्रेशर बनाता है। क्या बनाता है? प्रेशर बनाता है। अर्थात एक बात स्पष्ट होती है कि जो पृथ्वी का कोर वाला भाग है उस पर सबसे अधिक दाब होगा। क्या होगा? सबसे अधिक दाब होने के कारण यहां पर जो अवस्था है, इतना अधिक टेम्परेचर होने के कारण ये इसी कारण ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो पृथ्वी के अंदर जाने पर क्रमशः दाब बढ़ता जाता है। तो आप लिख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर क्रस्ट, मेंटल, कोर का दाब क्रमशः बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर हुआ मित्र? ये आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखिएगा, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ये कितना गहरा है, कितना कैसे है। हम उसी तरीके का पृथ्वी बनाएंगे जैसे ये पृथ्वी है, इसका इतना पार्ट हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है? इतना पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं इधर साइड। देखिएगा मित्र, हमने यहां पर ये निकाल लिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, जो पहला भाग है ये वाला, इसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्र? क्रस्ट कहा जाता है। पहला जो भाग है उसे क्रस्ट कहा जाता है। इसकी जो गहराई है वो 30 से लेकर के 35 किलोमीटर तक है। क्रस्ट है, क्रस्ट की गहराई है 30 से लेकर के 35 किलोमीटर है, लेकिन हम इसका एवरेज निकालते हैं तो 32 किलोमीटर है। कितना है? 32 किलोमीटर है। तो क्रस्ट जो परत है, लेयर है पृथ्वी का, उसकी जो गहराई है वो 32 किलोमीटर है। और इसके बाद देखेंगे दूसरा भाग है इसका, ये वाला, इसे मेंटल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? मेंटल कहा जाता है। इसकी गहराई की बात करें तो लगभग लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, इसे कोर कहा जाता है। ये कौन सा भाग है? कोर। इसकी गहराई है वो 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर है। कभी कभी छोटे से एग्जाम में इनकी गहराई पूछ ली जाती है, तो आज के बाद आप बखूबी आराम से बता ले जाओगे कि क्रस्ट की गहराई 32 किलोमीटर है, मेंटल की 2900 किलोमीटर है और कोर की 6371 किलोमीटर है। अब सुनिए मित्र, यह गहराई ऐसे स्पष्ट ऐसे ही नहीं बता दी गई। आप सोच रहे होंगे यहां पर जाकर के अपनी इच्छा के अनुसार बता दिया गया, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो डेंसिटी है, जैसे पृथ्वी के अंदर पहले घनत्व तो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर रेखा है, पहले घनत्व तो इस तरीके से हुआ। एक कंडीशन ऐसी आई जो यहां से फिर ये बदलना शुरू हो गया इस तरीके से, तो यहां तक इसका जो पार्ट है वो अलग दिखाई देना पता चल गया कि यहां तक इसका डेंसिटी इस तरीके का है। यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ, इस तरीके का हो गया, तो ये मेंटल भाग कहलाया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर देखा गया कि पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग है वो इस तरीके का है, इस तरीके का। तो इसके आधार पर, इस डेंसिटी के आधार पर इसका बारे में पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी को 3 भागों में इस आधार पर बांटा गया है। और किस व्यक्ति ने बांटा है? उस वैज्ञानिक का नाम है स्विस। स्विस वैज्ञानिक ने ये भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। अगर पूछा जाता है किसने बांटा था, स्विस वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और डेंसिटी के आधार पर बताया था कि इसकी गहराई इतनी है, मेंटल की इतनी है और कोर की इतनी है। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखिएगा, ये जो क्रस्ट है, आपका ये क्रस्ट है, ये मोस्टली इसको स्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्याल। स्याल क्यों कहा जाता है? स्याल में एसआई को सिलिकॉन बोलते हैं। ये किससे बना है? जो क्रस्ट है वो इन 2 धातुओं से बना हुआ है। क्रस्ट है इन 2 धातुओं से बना हुआ है, सिलिकॉन, एसआई क्या बोलते हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मतलब एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन, और ए का मतलब होता है एल का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है क्रस्ट, वो स्याल और सीमा, इसका नाम भाई किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, जो इसमें जो जो कंसेप्ट बनाया गया है उसी को बता रहा हूं। आप सोचे सीमा किसी का नाम है, मेरा नाम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्याल है, स्याल का मतलब होता है सिलिकॉन, और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। हमारी जो क्रस्ट है वह स्याल से मिलकर के बनी है, हमारा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना हुआ है। ये आपको क्लियर हुआ कि हमारी जो क्रस्ट है वो स्याल से मिलकर के बनी हुई है, स्याल से मिलकर के बनी हुई है। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यद्यपि हमारी पृथ्वी में सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन है, लेकिन जो क्रस्ट है, क्रस्ट में मोस्टली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि सिलिकॉन मोस्टली किससे मिलकर, क्रस्ट किससे मिलकर बना है? तो स्याल और सीमा से मिलकर के बना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे बखूबी याद रखिएगा। अगला देखिए मेंटल। अगला है मेंटल। मेंटल बना है नेफे से, सीमा से। किससे? सीमा से। सीमा किससे बना है? सीमा से मिलकर के बना है।
अब सियाल का देखिए SI का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन हुआ, ये तो आपको पता है सिलिकॉन हुआ। और इस M का मतलब मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो आपका जो मेंटल वाला भाग है जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है, उसको क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमा, बॉर्डर वाली सीमा। तो सीमा में क्या होता है, ऐसा का मतलब होगा सिलिकॉन, और एम का क्या मतलब होता है, मैग्नीशियम। तो जो मेंटल है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। किससे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। जब कोर की बात की जाए, कोर को क्या कहा जाता है, कोर किस धातु से मिलकर बना है, निफे से। किससे, निफे, निफे किससे मिलकर बना है, निफे से मिलकर के बना है। इस निफे में एनआई का मतलब क्या होता है, वो निकिल होता है। क्या होता है, निकिल। एनआई का मतलब क्या होता है, निकिल होता है। और इस Fe का मतलब लोहा होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन, लोहा। तो आज के बाद अगर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो क्रस्ट, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो कोर है वो किस धातुओं से मिलकर के बनी है, तो आप बता सकते हैं निकिल और लोहे से। किससे, निकिल से और लोहे से मिलकर के बनी है। किससे, निकिल से और लोहे से मिलकर के बनी है। मित्र, हर चीज का अपना एक जोड़ा होता है। देखिए इसका भी अपना एक जोड़ा है। जैसे स्त्री और पुरुष का होता है, दो आंख होती हैं, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, तो ये इनके भी ये दो दो स्ट्रक्चर हैं। तो देखिएगा जो कोर कोर है, कोर किससे मिलकर बना है, निकिल से और आयरन से मिलकर के बना हुआ है। आप प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये किस वैज्ञानिक ने इसका बताया था, डिवाइड किया था, वो स्विस वैज्ञानिक थे। कौन थे, स्विस वैज्ञानिक थे। अब देखिए, अब मोस्टली इनके बारे में बताते हैं। जो इनकी आंतरिक संरचनाएं, जो लेयर पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे ठीक तरीके से। आप भी हमारी तरह एक मैप बनाएं। आप भी पिक्चर मेरी तरह से इस तरह मैप बनाएं एक, फिर उसे बांटेंगे उसी तरीके से। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये भाग कोर है। आप इसकी गहराई समझ गए, 32 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर, इतना तो आप जान गए। अब देखिएगा, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे क्रस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रस्ट। क्रस्ट मोस्टली दो परतों से मिलकर के बना है। इसकी एक परत ये वाली है, क्रस्ट आपकी दो परतों से मिलकर बना है इस तरीके से। इसे अपर क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब अपर क्रस्ट कहते हैं। अपर क्रस्ट कहा जाता है, इसको लोअर क्रस्ट कहा जाता है। अपर क्रस्ट की जो मोटाई है मित्र, अपर क्रस्ट की जो मोटाई है वह महाद्वीपों पर अधिक होती है और महासागरों में कम हो जाती है। ये आप सोचे इस तरीके से बनाओ, ऐसा नहीं है। कहीं पर जैसे महाद्वीप हुआ, महाद्वीप, एक सेकंड, जैसे महाद्वीप हुआ, महाद्वीप पर इसकी लंबाई अधिक हो गई, ऊंचाई, और जैसे महासागर ये आया, इसकी महासागर में इसकी मोटाई कम हो गई।
आप सोच रहे हो क्रस्ट मोस्टली इस तरीके से पाया जाता है, ऐसा नहीं पाया जाता है। ये मोस्टली जो क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है जिसकी मोटाई अलग अलग इस तरीके से है, वो मोस्टली 8 पेटियों में डिवाइड है। कितने में? 8 पेटियों में डिवाइड है। इस तरीके से कितनी पेटियों में डिवाइड है मित्र? 8 पेटियों में डिवाइड है, जिसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। एक और बना दीजिए। जो क्रस्ट है वो आपकी इस तरीके से 8 पेटियों में विभाजित है, जिसे महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। क्रस्ट पर देखा जाए तो महाद्वीप की मोटाई, क्रस्ट पर देखा जाए तो महाद्वीपों पर इसकी क्रस्ट की मोटाई अधिक हो जाती है, और जैसे ही महासागर आते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सागरों में क्रस्ट की जो मोटाई है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यह मित्र आपको एकदम क्लियर हुआ। इसके बाद इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसको क्रस्ट को दो भागों में बांटा जाता है। क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, उसे कोनार्ड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनार्ड लाइन कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। ये जो रेखा है क्रस्ट और मेंटल को दो भागों क्रस्ट को दो भागों में बांटती है, उसे कोनार्ड रेखा कहा जाता है। कोनार्ड रेखा कहा जाता है। मतलब ऐसी रेखा जो क्रस्ट को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, उसे कोनार्ड रेखा के नाम से जाना जाता है। इतना मित्र क्लियर हुआ। फिर एक बार देखिएगा, आपको 100% याद होगा। जो क्रस्ट है, क्रस्ट पर ही जीवन संभव है। इसी पर सागर है, इसी पर महासागर है, इसी पर पुरुष है, इस पर महिला है, इसी पर जीव जंतु हैं, इसी पर पौधे हैं, इस पर वन है। किस पर है? क्रस्ट पर, वो भी अपर क्रस्ट पर। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसे जो दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, उसे कोनार्ड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनार्ड रेखा कहा जाता है। तो एक बार फिर बताइए, क्या रेखा कहा जाता है? कोनार्ड रेखा कहा जाता है। अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहते हैं? कोनार्ड रेखा कहते हैं। ये मित्र पूछी गई है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे मोस्टली याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो जहां पर ये क्रस्ट खत्म होता है, जहां पर आपका ये क्रस्ट खत्म होता है, यहां से लेकर के 100 किलोमीटर तक, यहां तक 100 किलोमीटर तक ये जो भाग है, ये क्या है? ये जो भाग है मित्र, बड़ा खतरनाक भाग है ये वाला जो भाग है, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एस्थनोस्फीयर। मैं तो इधर लिख देता हूं मैं। इसे हिंदी में दुर्लभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मंडल। क्या कहते हैं मित्र? दुर्लभ मंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एस्थनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्थनोस्फीयर। मतलब ये पृथ्वी का क्रस्ट के बाद एक ऐसा मंडल होता है, यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है, और मोस्टली जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, ये दहकता हुआ मंडल है, और पूरा क्रस्ट इस पर इस तरीके से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यदि किसी कारणवश किसी तरीके का प्रेशर बनता है, ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो यहीं से होकर के वॉल्केनो निकलता है। क्या निकलता है? वॉल्केनो निकलता है, इस तरीके से पाइप के द्वारा। सॉरी, वॉल्केनो कहां से निकलता है?
इसी एस्थनोस्फीयर से निकलता है। पूछा जाता है मित्र, ये अंग्रेजी का ना शब्द दे देगा, ये कमीना अंग्रेजी का शब्द देगा, आपको हिंदी वाला दुर्लभ मंडल नहीं देगा, वो एस्थनोस्फीयर देगा। क्या देगा? एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर को दुर्लभ मंडल कहते हैं, जहां से वॉल्केनो और भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं का उदय होता है, निर्माण होता है, निकलते हैं। कहां से? एस्थनोस्फीयर से। कहां से? एस्थनोस्फीयर से। जब, हाँ थोड़ा सा और बताऊंगा इसी में, ये इस तरीके से निकलता है प्रेशर के माध्यम से, और जब ये निकलता है तो ये मैग्मा होता है। ये किस अवस्था में होता है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जो वॉल्केनो फटता है तो मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, और इस तरीके से मैग्मा फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है इस तरीके से। और मैग्मा जब फैल जाता है, धरातल पर आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तो एस्थनोस्फीयर से मित्र क्या होता है कि आपका यहीं से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं निर्मित होती है। क्या होती है? निर्मित होती है। अब देखिए, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा है। क्रस्ट ये हुई, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो रेखा है ये वाली, उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता कहते हैं। जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। किसको? क्रस्ट को। क्रस्ट वाला भाग ये है और मेंटल वाला भाग ये है। ये कौन सा है? मेंटल है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो रेखा है उसे मोह असंबद्धता कहा जाता है। एक बार फिर बताइए, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। अर्थात आप दूसरा ये बताइए, इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद देखेंगे आप जो मोह असंबद्धता, सॉरी, ये जो मेंटल है, मेंटल को भी मित्र दो भागों में बांटा गया है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है इस तरीके से। जिस तरीके से क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया था, कोनार्ड रेखा अलग कर रही थी, इसी तरीके से मेंटल है, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। ये एक को अपर मेंटल कहते हैं और दूसरे को लोअर मेंटल कहते हैं। लोअर पहनने वाला नहीं, लोअर मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर मेंटल कहते हैं। एक को अपर मेंटल कहते हैं, दूसरे को लोअर मेंटल कहते हैं। और जो रेखा है जो बांटती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इसे किस नाम से जाना जाता है? जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को दो भागों में बांटती है उसे किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को क्या कहते हैं? रैपिड असंबद्धता। रैपिड असंबद्धता जो मेंटल को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। रैपिड और उस रेखा को क्या कहते हैं? रैपिड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपिड असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए, एक रेखा ऐसी भी होगी जो मेंटल और कोर को अलग भागों में बांटती होगी। मेंटल और कोर को अलग भागों में बांटती होगी। जैसे ये लाइन, ये वाली, जो मेंटल और कोर को दो भागों में बांटती है, ये क्या है? कोर है। दो भागों में बांटती है, उसे गुटनबर्ग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? गुटनबर्ग रेखा। वर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं? गुटनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो एक बार फिर देखिएगा, अब देखिए, क्रस्ट, सॉरी, मेंटल और कोर को अलग कौन सी रेखा करती है? गुटनबर्ग असंबद्धता। ये जो रैपिड, मोह, कोनार्ड और गुटनबर्ग, ये भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने नाम पर ही इन रेखाओं का नाम रखा हुआ है।
अपने नाम पर ही इनका नाम रखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे जो कोर है, कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को अपर कोर कहते हैं, अपर, एक को लोअर कहते हैं, लोअर कोर कहते हैं, जो निफे से मिलकर के बना है। किससे? निफेल से। अच्छा आप ये बताइए, जो क्रस्ट वाला भाग था वो किससे मिलकर के बना था? वो आपका स्याल से मिलकर के बना था। मेंटल सीमा से मिलकर बना है, और कोर है वो निफे से मिलकर के बना है। अब देखिए, इसको भी दो भागों में बांट दिया है। इसको जो दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, आप शायद न जानते हो, लेकिन आज के बाद जान जाएंगे। ये मेरा वादा है कि आज के बाद आप बहुत आराम से जान जाएंगे कि अपर जो कोर है, कोर को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो आप आज के बाद बहुत आराम से जान जाएंगे। इसका नाम है लेहमैन, लेहमैन असंबंधता। तो देखिए मित्र, पूछा कैसे जाएगा? जो लेहमैन असंबंधता है किन दो लेयरों को अलग करती है? अपर लोअर को और लोअर लोअर को। ये कोर की जो कोर है, कोर में दो लेयर हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर, ऊपरी क्रस्ट और निम्न क्रस्ट कोर, ऊपरी कोर, निम्न कोर। इसको अलग अलग दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है लेहमैन असंबंधता। क्या नाम है? लेहमैन असंबंधता। अर्थात ये पूछी जाती है रेखाएं, आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेंगे, तो मैं जानता हूं आप याद कर ले जाएंगे। एक बार फिर देखते हैं, ऐसी रेखा जो क्रस्ट को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहेंगे? ऐसी रेखा जो क्रस्ट को दो भागों में बांटती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कोनार्ड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोनार्ड रेखा के नाम से जाना जाता है। और ऐसी रेखा जो क्रस्ट को और मेंटल को अलग करती है, क्रस्ट को और मेंटल को अलग करती है, उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता कहते हैं। और ऐसी रेखा जो मेंटल को दो भागों में बांटती है, किसको? मेंटल को दो भागों में बांटती है, उसे रैपिड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपिड असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्रस्ट को, सॉरी, मेंटल को और कोर को एक रेखा ऐसी होगी वो भी अलग करती होगी, उसे गुटनबर्ग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटनबर्ग रेखा कहते हैं। इसके बाद जो कोर है, कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है, जो बांटने वाली रेखा है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा, जो क्रस्ट है वो स्याल से मिलकर बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। जो मेंटल है वो मोस्टली सीमा, इसका फॉर्मूला क्या है? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और जो कोर है उसे निफे कहा जाता है, निफे धातु से मिलकर बना है, इसलिए उसे निकिल और आयरन से मिलकर के बना है। आप प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं जानता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं आपको इसके बाद यह बताऊंगा कि जो वोल्केनो वाला तो बता ही दिया मैंने, अर्थक्वेक के आधार बताऊंगा, पृथ्वी में जो भूकंप आते हैं उनके आधार पर पृथ्वी की गहराई, भूगर्भ कैसे पता किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। आप इसका एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। देखिएगा मित्र, अगर प्लीज मेरा सेशन आपको मित्र अच्छा लग रहा है तो आपसे गुजारिश है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं वादा करता हूं मित्र, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मित्र। अब देखिए, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। इसकी तीन लेयर हैं जो आप बहुत बारीकी से जान चुके हैं। इसकी तीन लेयर हैं जिन्हें आप बहुत आराम से अच्छी तरह जान चुके हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब हम जो बताएंगे, इसका जो भूगर्भ है वो भूकंपी तरंगों के आधार पर बताएंगे, भूकंप के आधार पर बताएंगे कि देखिएगा, जहां से भूकंप उदय होता है,
भूकंप मैंने बताया था आपको एस्थेनोस्फीयर से होता है। कहां से? एस्थेनोस्फीयर से बताया था मैंने। जैसे ये है, यहां से भूकंप उत्पन्न होता है। जिस जगह से भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। भूकंप मित्र, अभी तो केवल मैं इसका थोड़ा सा इसके गर्भ के बारे में बता रहा हूं। भूकंप का एक अलग चैप्टर होगा, वोल्केनो का अलग चैप्टर होगा, वो अलग बताऊंगा। अभी तो केवल मैं यहां पर बता रहा हूं जो भूकंप जिस स्थान से उदय होता है, जिस स्थान से पैदा होता है, जिस स्थान से निकलता है, उसको फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस या मूल भूकंप कहा जाता है। या भूकंप मूल कहा जाता है। इसमें लोग गलती कर देते हैं। भूकंप का जहां से उदय होता है उस स्थान को फोकस कहते हैं या भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। और इस ये यहां से उत्पन्न हुआ और जिस स्थान पर, पृथ्वी के ऊपरी स्थान पर जहां पर ये हमें प्रतीत होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। केंद्र कहा जाता है। जैसे यहां पर हमें पृथ्वी पर पता चला ये क्या हुआ? भूकंप। पृथ्वी मतलब भूकंप का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप का केंद्र कहलाता है। अब देखिए भूकंप में मोस्टली क्या होता है? 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। कैसी? भूकंप में 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। 3 टाइप्स वेव निकलती हैं। सबसे पहले होती है पी होती है, फिर एस होती है, फिर एल होती है। पीएसएल के माध्यम से ही पता चलता है कि पृथ्वी का भूकंप, पृथ्वी का जो गर्भ है वो किस अवस्था में है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। इसको द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग कहते हैं। इसको धरातली या लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। ये 3 तरंगें होती हैं। इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। विशेषता हर व्यक्ति की अलग होती है, चाहे पुरुष हुआ या स्त्री हुई, लड़का हुआ या लड़की हुई, हर किसी की विशेषता अपनी अलग अलग होती है। इसी तरीके से इनकी विशेषता अलग अलग है। जैसे इसमें सबसे तेज, सबसे पहले, जैसे भूकंप यहां उत्पन्न हुआ, सबसे तेज और सबसे पहले धरातल पर पहुंचने वाली जो तरंग होती है वो प्राथमिक तरंगें होती है, पी तरंगें कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह तरंगें जो पृथ्वी पर सबसे पहले महसूस की जाती हैं उन्हें पी तरंगें, प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। इनकी गति बहुत तेज होती है। कैसी होती है? गति बहुत तेज होती है। इसके साथ साथ ये जो प्राथमिक तरंगें हैं, यह तरंगें ठोस, द्रव्य और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में गमन कर सकती है। ऐसी तरंगें जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में गमन कर सके उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंग कहा जाता है। ये सबसे पहले पहुंचती है और इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो द्वितीयक तरंगें हैं, कौन सी? द्वितीयक तरंगें हैं। द्वितीयक तरंगें केवल ठोस में चलती हैं। किस में चलती हैं? ठोस में चलती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स हैं, जो द्वितीयक तरंगें हैं, वो केवल जो ठोस अवस्था होती है उसमें ही गमन कर पाती है। जबकि ये जो धरातली तरंगें हैं, कौन सी? धरातली तरंगें होती हैं, ये सबसे बाद में आती हैं, सबसे बाद में आती हैं और धरातल पर सबसे अधिक यही हमें प्रतीत होती हैं। इसलिए
इनमें कंपन सर्वाधिक होता है, इसीलिए एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें। एल तरंगें कैसी हैं? सर्वाधिक विनाशकारी। सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? एल तरंगों से ही होता है। किससे होता है? एल तरंगों से होता है। अब देखिए, अब जैसे ये पी तरंगे हैं, पी तरंगों को मैं ब्लू से आपको बताऊंगा। जो पी तरंगे हैं वो हर अवस्था में चली जाती हैं इस तरीके से, इस तरीके से इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इस तरीके से हर अवस्था में गमन करती हैं ये पी तरंगे। जो प्राइमरी तरंगे होती हैं वो हर अवस्था में गमन करती हैं। लेकिन ये पी तरंगे हैं, पी तरंगे हर अवस्था में गमन करती हैं इस तरीके से। देखते जाइए आप इस तरीके से। क्योंकि ये ठोस द्रव्य तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस द्रव्य तीनों अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन होती है मित्र, जैसे जैसे जो एल तरंगे हैं वो केवल इस तरीके से ही जाती हैं, लेकिन यहां पर आने पर वो इस तरह मुड़ जाती है। तो यहां से यहां तक 105 डिग्री पर जाने पर, कितना? 105 डिग्री पर जाने पर जो एस तरंग है, कौन सी? एस तरंग, जो रेड से दिखा रहा हूं मैं, रेड से दिखा रहा हूं आपको, ये आपकी एस तरंग है और ये वाली एल तरंग है जो मैंने ब्लू से दिखाई है, एल वेव्स है। 105 डिग्री पर जाने पर एल तरंगें मूव कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? मूव कर जाती हैं, इधर की साइड मूव कर जाती है। तो एल तरंगे, सॉरी एस तरंगे जो कहां तक प्रभावित होती है? केवल 105 डिग्री तक प्रभावित होती हैं। आपसे पूछा जाता है एस तरंगे कहां तक प्रभावित होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि 105 डिग्री तक प्रभावित होती हैं। कितनी? 105 डिग्री तक प्रभावित होती है। और जो एल तरंग हैं, एल तरंग हैं वो लगभग लगभग 100 एल तरंगे 145 डिग्री तक, एल तरंगे 145 डिग्री तक प्रभावित होती है और ये भी अपने आप में यहां पर बीच में मार्ग छोड़ देती हैं इस तरीके से। ये एल तरंगे इस तरह से प्रभावित होती है। तो इस बीच में ये जो छाया क्षेत्र बन जाता है, ये इसका छाया क्षेत्र बन जाता है एल तरंगों का, एस तरंगों का, और ये वाला एल तरंगों का छाया क्षेत्र बन जाता है। किसका? एल तरंगों का छाया क्षेत्र बन जाता है। तो इनके आधार पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भ भूगर्भ किस तरीके का है। तो दोस्तों, मेरा सेशन आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो फिर आपसे कहूंगा एक बार कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस चैनल पर आपको जीएस के ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलता हूं। जय हिंद।